मैं राजेश यादव आपका यूसीआई कराला लाइव में स्वागत करता हूँ। जैसे कि आपको पता है बेटा, प्रीवियस ईयर का सीरीज चल रहा है। पहले हम लोगों ने बायोलॉजी का सेक्शन किया था, तो उसमें बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर वो बहुत अच्छा लगा उसमें, चूंकि वो प्रीवियस ईयर था और सवाल की जो गहराई थी बहुत अच्छे लेवल की थी। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया कि कुछ नई सीरीज लाई जाए, तो इसलिए हम लोगों ने उसमें एक नई सीरीज शुरू किया है, जो केमिस्ट्री का सीरीज होगा, फिर बायोलॉजी का सीरीज होगा और इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें आती रहेंगी समय समय पर। बस आप हमसे जुड़ते रहिए लगातार और उसको देखते रहिए और कमेंट में बताते रहिए कि हमें अब क्या चाहिए। तो आपकी डिमांड पर भी हम लोग क्लास लेके आ सकते हैं, तो आप लोग एक बार उसको देखिए और उसको बताइए कमेंट में क्या है। तो आज हम लोग जो है उस एक नए सेट की तरफ बढ़ते हैं बेटा, जो कि है केमिस्ट्री की सीरीज। ठीक है, इसमें भी हम 25 सवाल करने का प्रयास करेंगे और आपके कमेंट का इंतजार रहेगा कि अगली सीरीज किस पर लाएं। ठीक है बेटा, तो शुरुआत करते हैं। आज देखिए पहले सवाल की तरफ। तो ये है हमारा पहला सवाल आज का, जो कह रहा है हु इज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू अरेंज द केमिकल एलिमेंट्स। आपने पढ़े होंगे कि अभी तक 118 एलिमेंट की खोज हो चुकी है बेटा। ऐसे पदार्थ जो भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा नष्ट नहीं किए जा सकते हैं, उस पदार्थ या मटेरियल को हम एलिमेंट्स कहते हैं। और अभी तक 118 एलिमेंट की खोज हो चुकी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि 118 एलिमेंट की खोज हो तो चुकी है, लेकिन इसकी शुरुआत किसने किया था सबसे पहले। तो इसकी शुरुआत जो है किसने किया था, वही हमसे यहाँ पर सवाल पूछा है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहले है जॉन डोबेराइनर, दूसरा है जॉन न्यूलैंड्स, और है मेट्रे मेंडेलेव्स, और चौथा है मोजले। देखिए इनका सबका नाम जो है इन एलिमेंट की खोज से संबंधित है। लेकिन सवाल क्या पूछ रहा है हमसे, सवाल पूछ रहा है कि प्रथम वैज्ञानिक कौन है जिन्होंने इसको व्यवस्था करने का काम किया है। मतलब एलिमेंट जो 118 है, इनको अलग अलग रखने की व्यवस्था किसने शुरू किया था पहली बार, तो इसमें हमको बताना है। तो इनमें सबसे पहले जो सही आंसर होगा वो मेंडलीव का आएगा, जिसको हम ये बोलते हैं मेंडलीव। तो आपने पढ़ा भी होगा मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ा होगा। फिर आपने पढ़ा होगा कि आधुनिक आवर्त सारणी, उसको किसने बनाया था, वो हेनरी मोजले ने बनाया था। ऊपर है जॉन डोबेराइनर, इन्होंने भी अपना रूल दिया था, लेकिन ये रूल ज्यादा लंबा नहीं चला। और जॉन न्यूलैंड्स है, इनका भी रूल लंबा नहीं चला। तो सबसे ज्यादा, ठीक है बेटा, तो ये हमसे ये पूछता है कि सबसे पहले वैज्ञानिक कौन है जो एलिमेंट को व्यवस्थित किया है, मतलब अलग अलग जगहों में रखा गया है। तो उसका सही जवाब क्या होगा, मेंडलीफ होगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं। अब ये सवाल इसमें कुछ और उठता है कि जब मेंडलीफ ने आवर्त सारणी तैयार की थी, तो उस समय तत्वों की संख्या कितनी थी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, ये पूछ भी गया है कि जब मेंडलीफ के समय तत्वों की संख्या कितनी थी, मतलब उस समय कितने एलिमेंट की खोज हो चुकी थी, की संख्या कितनी थी, तो वो भी आपको याद रखना है बेटा। तो उस समय बेटा 63 एलिमेंट थे। आवाज कितने हैं, 118 एलिमेंट है। तो आप समझ रहे हैं मेंडलीफ ने जब अपनी आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल बनाया, तो उस समय उन्होंने खाली जगह छोड़ दिया बीच बीच में, और कहा कि भविष्य में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट आएंगे जिनकी खोज होगी और उसको वहां पर रखा जाएगा। तो इसलिए बाद में जब बहुत सारे एलिमेंट की खोज हुई, तो उनको वैसी जगह पर रखा गया। और इसीलिए मेंडलीफ का नाम सबसे ज्यादा आता है, क्योंकि इन्होंने भविष्यवाणी कर दिया था कि आने वाले समय में बहुत सारे तत्वों की खोज होगी। ठीक है, तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है किस पर आधारित है, क्या आप बता सकते हैं, आप बता सकते हैं इस चीज को। तो इसको लिखें, मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है वो तत्वों के परमाणु भार पर आधारित था। परमाणु भार पर आधारित था, इस बात को आपको ध्यान रखना है, परमाणु भार पर आधारित था, जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि एटॉमिक वेट पर आधारित था या एटॉमिक नंबर पर आधारित था। तो मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है वो किस पर आधारित है, परमाणु भार पर। लेकिन ये जो लास्ट में हेनरी मोजले,
इन्होंने भी एक आवर्त सारणी बनाया। क्योंकि मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाया था उसमें बहुत सारी कमियां भी थी, और उन्होंने माना भी कि हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, उसको आने वाले समय में जो नए वैज्ञानिक आएंगे वो उसको सही करेंगे। तो उसके बाद जो उनका नंबर आता है वो है हेनरी मोजले। तो हेनरी मोजले का जो पीरियोडिक टेबल है वो है बेटा आपका आता है एटॉमिक नंबर पर आता है। किस पर आता है? एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या पर आधारित है। इस बात को ध्यान रखना है आपको। तो मेंडलीफ की किस पर आधारित है? परमाणु भार पर आधारित है। और जो मेजले हैं उनकी किस पर आधारित है? परमाणु संख्या पर आधारित है। तो इस बात को ध्यान रखना है। लेकिन इस प्रश्न का जवाब हमको किस ऑप्शन में मिलता है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी में मिलता है, जो कि इसका सही जवाब है। ठीक है बेटा, तो हम लोग अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इतने सवाल, इस सवाल में इतनी सारी बातें हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, तो अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। ठीक है, तो दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि सल्फाइड अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए सामान्यता सामान्यता किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इस बात को ध्यान देना है। ये जो विधियां लिखी हुई हैं, जैसे रिडक्शन है, रोस्टिंग है, कैल्सिनेशन है, इलेक्ट्रोलाइसिंग है, जब जमीन से अयस्क को खोद के निकाला जाता है जिनसे हम धातु प्राप्त करते हैं, तो वो प्रोसेस के नाम है, प्रक्रियाओं के नाम है। जैसे रिडक्शन है तो इसको बोलते हैं अपचयन, ये अपचयन विधि है। और रोस्टिंग है, इसको बोलते हैं भर्जन बोलते हैं। या आप इसको ये समझो, रोस्टिंग मतलब क्या होता है? रोस्टिंग मतलब होता है जैसे भुनना होता है, इसमें ऑक्सीजन की क्या होती है? उपस्थिति होती है। लेकिन जो कैल्सिनेशन होता है इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जितने भी सल्फाइड अयस्क होते हैं, सल्फाइड अयस्क का मतलब होता है, जैसे हम एक दो उदाहरण बता देते हैं। जैसे हमारे पास कैल्शियम सल्फाइड, लेड सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड Ag2S, ठीक है, और आपके जिंक सल्फाइड है। ये सब क्या है? अयस्क है बेटा। क्या है? अयस्क है। अब आपको बता दें कि अयस्क क्या चीज होते हैं? जो जमीन से निकाले जाते हैं खोद कर और उनसे धातुएं प्राप्त होती हैं, उस खनिज को हम अयस्क बोलते हैं। तो ऐसे खनिज जिससे धातु प्राप्त हो जाती है वो खनिज अयस्क कहलाते हैं। तो आप यहाँ लिखें ऐसे खनिज जिनसे धातुएं प्राप्त होती हैं, जिनसे धातुएं प्राप्त होती हैं, धातुएं प्राप्त होती हैं, उसे हम अयस्क कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बेटा? अयस्क कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम ओर्स कहते हैं बेटा। ठीक है, इस बात को समझना है, ओर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे ओर्स हैं। अब इनको अगर हम ट्रीट करेंगे, मतलब इनका उपचारण करेंगे, तो ये सल्फर हट जाएगा यहाँ से, और आपको क्या मिल जाएगा? लास्ट में धातु प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर हमसे सवाल क्या पूछा है? धातु प्राप्त करने की कौन सी विधि है? तो जो सल्फाइड अयस्क होता है उसको हम रोस्टिंग विधि द्वारा क्या करते हैं? अलग करते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो हमेशा के लिए याद रखना है कि सल्फाइड अयस्क के लिए हम कौन सी विधियों का प्रयोग करते हैं? तो वो है रोस्टिंग। ठीक है, तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। तो अगला सवाल हमारा आता है, देखते हैं बेटा इधर, किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? ऊष्मीय मान का मतलब होता है कि अगर उसे 1 ग्राम ईंधन को जलाया जाए तो उसकी वैल्यू कितनी मिलती है, उसका ऊष्मीय मान कितना होता है, उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है। जैसे 1 किलो कोयला जलाइए, या 1 लीटर पेट्रोल जलाइए, 1 लीटर डीजल जलाइए, या 1 लीटर हाइड्रोजन गैस जलाइए, तो किससे ज्यादा गर्मी प्राप्त होगी, किससे ज्यादा ईंधन की प्राप्ति होगी? वो कह रहा है ऊष्मीय मान या कैलोरीफिक वैल्यू होती है। ठीक है, इस बात को आपको समझना है। तो यही आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो पहले नंबर पर है पेट्रोल, दूसरे नंबर पर है डीजल, तीसरे नंबर पर हाइड्रोजन, चौथा है केरोसिन। एक बात समझ लेंगे, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये लिक्विड होता है,
और हाइड्रोजन क्या है? गैस है। तो हाइड्रोजन जो है गैस में आता है, ये दोनों लिक्विड में आते हैं। तरल तरल ईंधन है ये भी क्या है? ये भी तरल ईंधन है। और आपको एक बात बता दे, जो ईंधन का मान होता है या इसकी जो वैल्यू होती है वो सबसे ज्यादा किसकी होती है? गैस की होती है बेटा। गैस के बाद फिर किसकी आती है? लिक्विड या तरल ईंधन की आती है। और फिर सबसे कम जो मान होता है वो किसका आता है? सॉलिड आता है या ठोस का आता है। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमें 2 दिया हुआ है, तो इसमें गैस कौन सा है? हाइड्रोजन गैस है। तो इसका कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगा? सबसे ज्यादा हो जाएगा पेट्रोल और डीजल से। तो अगर हमसे पूछता है पेट्रोल और डीजल में किसका होगा, तो आप एक सवाल का जवाब बताइए। आपने देखा होगा जितने भारी वाहन होते हैं वो सारे भारी वाहन डीजल के होते हैं कि पेट्रोल के होते हैं? आप एक बार सोच के बताइए थोड़ा सा। छोटी गाड़ियां तो पेट्रोल की देखा होगा आपने, जो हाई स्पीड वाली गाड़ियां हैं, व्हीकल्स होती हैं, वो पेट्रोल के होते हैं। लेकिन जो भारी वाहन होते हैं, हैवी व्हीकल्स होते हैं, वो सारे डीजल के होते हैं। तो इसका मतलब है कि जो पेट्रोल है उसका कंबसन क्या होता है? बहुत जल्दी हो जाता है। डीजल का देर में होता है। अगर आप किसी गाड़ी में बहुत भारी वजन लाद दिए हैं तो आप उसको बहुत ज्यादा हाई स्पीड से तुरंत लेके नहीं जा सकते हैं, तो जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है। तो इसलिए जो इतने हल्के वाहन होते हैं बेटा, हल्के वाहन होते हैं उसमें पेट्रोल भरा जाता है, और जितने भारी वाहन होते हैं उसमें डीजल भरा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। क्योंकि डीजल के जो दहन है, जलने की जो स्पीड है वो कम होती है, धीरे धीरे जलता है और लंबे समय तक जलता है। और पेट्रोल का जो दहनशीलता है वो क्या है? बहुत ज्यादा है। इसलिए पेट्रोल क्या होता है? हाईली इन्फ्लामेबल होता है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है डीजल की तुलना में। और केरोसिन तो तीसरे नंबर पर आता है। तो आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि सबसे ज्यादा ऊष्मीमान किस ईंधन का है, तो हाइड्रोजन गैस का है। आप किसी भी ईंधन का नाम ले लेंगे तो उसमें हाइड्रोजन गैस का ही आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के जलने से कोई भी राख नहीं मिलती है, कोई धुआं नहीं निकलता है। तो जब राख नहीं मिलेगी, धुआं नहीं निकलेगा, तो वातावरण में कोई प्रदूषण भी नहीं होगा। ठीक है। लेकिन पेट्रोल और डीजल जलता है तो इससे जहरीली गैसें निकलती हैं। कोयला जलता है तो जहरीली गैस भी निकलती है और राख भी निकलती है, तो इसलिए वातावरण के लिए वो थोड़ा ज्यादा घातक होता है। तो इस बात को आपको समझना है। और हाइड्रोजन गैस को हम भविष्य का ईंधन भी कहते हैं बेटा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। भविष्य का ईंधन कहते हैं या फ्यूचर फ्यूल कहते हैं। भविष्य का ईंधन या फ्यूचर फ्यूल कहा जाता है। इसी को हम ग्रीन फ्यूल भी कहते हैं, हरित ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन का दूसरा नाम है, हाइड्रोजन गैस का दूसरा नाम है ग्रीन फ्यूल या हरित ईंधन। ठीक है, इस बात को समझना है हमें। ठीक है बेटा, तो चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। तो हमें लग रहा है आपको ये बात समझ आ गई होगी कि किसका कैलोरीफिक मान सबसे ज्यादा होता है। चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, हीरे की संरचना में प्रत्येक कार्बन परमाणु से कितने कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं? आपने हीरे देखा, सारे लोगों ने देखा, हीरे से ज्वेलरी तैयार की जाती है। लेकिन हीरा क्या धातु है या धातु है? आप लोग एक बार बताएं इसको। हीरा आते ही दिमाग में आता है कि ये धातु होगा, लेकिन ये धातु नहीं है, मेटल नहीं है, ये नॉन मेटल है। तो हीरा किससे बना होता है? कार्बन से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर कार्बन परमाणु होता है, कार्बन एटम होता है। ठीक है। और सॉरी, एक मिनट। देखिए बेटा, यहाँ पर तो ये कार्बन जो परमाणु है, ये कह रहा है कि कैसी संरचना होती है। तो इसकी संरचना जो होती है टेट्राहेड्रल होती है। हीरा जो है, पहले मैं इसकी पूरी कहानी बता देता हूँ। ये कार्बन का एलोट्रॉप है या अपरूप है। इसका मतलब कार्बन कई रूपों में पाया जाता है नेचर में।
कार्बन कई रूपों में पाया जाता है। पहले रूप का नाम क्या है? हीरा है, जिसको डायमंड कहते हैं। और दूसरा है जिसे हम ग्रेफाइट कहते हैं। ग्रेफाइट सब लोगों ने देखा है, जानते हैं। और तीसरा है जिसे हम फुलरीन कहते हैं या बकमिंस्टर फुलरीन कहते हैं। तो तीन इसके क्या हो गए? एलोट्रॉप हो गए या अपरूप हो गए। तो इसको बोलते हैं एलोट्रॉप। ये कार्बन का क्या है? एलोट्रॉप है। ठीक है। अब हीरे की संरचना कैसी होती है ये आपको देखना है। यहाँ पर हीरा होता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल होता है, इसका मतलब एक कार्बन से तीन चार कार्बन और जुड़े होते हैं, फिर अगले कार्बन से चार कार्बन जुड़े होते हैं। ग्रेफाइट कैसा होता है? प्लेनर होता है। प्लेनर मतलब समतल होता है, समतल या समतली होता है। और फुलरीन जो होता है इसमें पांच मेंबर, पांच रिंग एवं छह रिंग, सिक्स रिंग, पांच कार्बन और छह कार्बन के रिंग होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं। और इसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाता है? फुटबॉल जैसा हो जाता है। इस बात को ध्यान रखना है। तो फुटबॉल जैसे आपने देखा है, तो फुटबॉल में बहुत सारे रिंग बने होते हैं जहां से धागे की सिलाई रहती है। उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको फुलरी की तरह दिखाई पड़ता है। तो इस तरीके से होता है। तो इसकी संरचना हीरे की कैसे होते हैं? टेट्राहेड्रल होते हैं। और एक कार्बन से कितने कार्बन जुड़े होते हैं? चार कार्बन जुड़े होते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है। हीरा जो होता है विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक होता है। इसका मतलब इसमें करंट नहीं पास, ये ऊष्मा या विद्युत, सॉरी, ये है इलेक्ट्रिक या विद्युत। इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है? कुचालक होता है। कुचालक मतलब बैट कंडक्टर होता है। इसमें करंट नहीं पास होती है। लेकिन जो आपका ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में करंट पास हो जाती है। ठीक है बेटा, तो इसको समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आपने पेंसिल देखा होगा, पेंसिल के नीचे अंदर जो लगी होती है वो ग्रेफाइट होती है। अगर उसको आप बोर्ड में लगा के पीछे टेस्टर से अगर आप चेक करोगे तो टेस्टर जलने लगेगा। इसका मतलब ये है कि ग्रेफाइट में करंट आता है, लेकिन हीरे में करंट नहीं आता है, क्योंकि हीरे के अंदर जो कार्बन होते हैं वो बहुत टाइटली बंधे होते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है। इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इस कारण से करंट इसमें पास हो जाती है। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है। गुड कंडक्टर सुचालक होता है। इसका मतलब इसमें करंट पास हो जाएगी और इसमें करंट नहीं पास होगी। इस बात को आपको ध्यान रखना। तो हम लोगों ने हीरे का नाम सुनते ही इसके बारे में कई सारी बातों का जिक्र कर दिया। तो अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं इसको। ये एक्चुअली जो है बायोलॉजी का सवाल इसमें आ गया है। एक बार देखिए, ये सवाल नंबर 5 है। ये कहला आधुनिक आवर्त सारणी। आपको फिर बता दें, आधुनिक आवर्त सारणी जिसे हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसको किसने बनाया? तो इसको हेनरी मोजले ने बनाया। इस बात को आप ध्यान रखना है। तो पहले आप ये नोट कर लो इसमें कि इसको बनाया किसने, इसको तैयार किसने किया है। तो इसके जनक कौन है, इसके फादर कौन है? तो वो है हेनरी मोजले। कौन है बेटा? हेनरी मोजले। ठीक है। हेनरी मोजले हैं जिन्हें लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बोला जाता है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक बेटा। अब इसी से रिलेटेड और भी सवाल मिलेंगे हमको। और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को किसने तैयार किया? हेनरी मोजले ने तैयार किया। हेनरी मोजले का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? परमाणु संख्या पर आधारित है। परमाणु संख्या पर आधारित है या एटॉमिक नंबर पर आधारित है। और मेंडलीव का किस पर है? एटॉमिक वेट पर है, एटॉमिक नंबर पर आधारित है। ठीक। और इसको दूसरा नाम क्या है? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसको हम दीर्घ
जिसको हम क्या बोलते हैं, दीर्घ आवर्त सारणी बोलते हैं। अब दीर्घ आवर्त सारणी में कितने ग्रुप और कितने पीरियड है, ये नोट कर लो आप इसे। दीर्घ आवर्त सारणी या मोजले वाली जो पीरियोडिक टेबल है, इसमें जो है बेटा, इसमें 18 ग्रुप है। 18 ग्रुप है, या 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड। 7 पीरियड है, 7 आवर्त है, तो 18 समूह है। ये भी सवाल मिलेगा आपको आने वाले सवाल क्वेश्चन में, तो इसको अभी से 18 समूह और 7 आवर्त है। ठीक, सबसे लास्ट वाला जो आवर्त है, अभी कह रहा है ये जो एक्टिनॉइड और लैंथेनॉइड ये तत्व होते हैं, इसकी संख्या 14 14 होती है, 14 दूनी 28। तो इसमें ये 6 और 7, ये 6 और 7 में लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड आते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में क्या हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप कभी अगर पूरे पीरियोडिक टेबल देखोगे तो उसमें आपको पहले एस ब्लॉक दिखेगा, फिर बीच में इधर कोने में पी ब्लॉक दिखेगा, बीच में डी ब्लॉक दिखेगा, नीचे जो है आपको एफ ब्लॉक दिखेगा, जिसको पहले वाले को एक्टिनॉइड या नीचे वाले को लैंथेनॉइड बोलते हैं। तो मैं इसको आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि लैंथेनॉइड होते कहाँ पर है। ठीक है, तो आपको ये बात पूरी समझ में आ जाएगी। आप देखो, पूरे पीरियोडिक टेबल बना के समझाना तो मुश्किल है, क्योंकि उसमें काफी समय लग जाएगा। हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस ईयर सवाल आए हुए हैं उनको कर रहे हैं। देखो, यहाँ पर आपका एस ब्लॉक आ जाएगा, इधर लास्ट में क्या आएगा, पी ब्लॉक आ जाएगा, बीच में जो आता है ये डी ब्लॉक आ जाता है, बीच में आपका ये डी ब्लॉक आता है। सबसे नीचे जो है, सबसे नीचे वाला जो टेबल है, ये इसी को एक्टिनॉइड और लैंथेनॉइड बोलते हैं। ये है एक्टिनॉइड और ये है लैंथेनॉइड। ठीक, तो ये ग्रुप नंबर क्या है, ग्रुप नंबर पीरियड नंबर 6 और ये पीरियड नंबर 7 सबसे लास्ट वाला होता है। ये 5 पीरियड है, 4 है, ये 3 है, ये 2 है और ये 1 है। जितने पीरियड्स होते हैं वो ऊपर से नीचे होते हैं, और जो ग्रुप होते हैं वो लेफ्ट से राइट ऐसे लंबे लंबे होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई, कुछ समझ में आ गया होगा तो आपको सवाल के हिसाब से इसका एक्सप्लेनेशन देखना है। तो 6 और 7 पीरियड में लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स आते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है बेटा, तो इसमें एलिमेंट्स लिखेंगे तो 118 एलिमेंट लिखना पड़ेगा, जो कि पूरे 1 घंटे का समय लगेगा, तो वो लिखना संभव नहीं है। मैंने आपको हिंट के लिए बता दिया आपको कि ये कैसे होता है, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, तो अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, अगला सवाल हमको क्या कह रहा है देखिए, ये तो साइंस का ही सवाल है, लेकिन ये बायोलॉजी का सवाल इसमें आ गया है। मैं इसे समझा देता हूँ क्या है ये, एक बार देख लीजिए आप लोग। देखिए क्या कह रहा है, वाहिकाएं प्रमुख जल संवाहक कोशिकाएं होते हैं। वाहिकाएं मतलब होता है जो कंडक्टिंग सेल्स है, जिसे वेसल्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपने सुना है ना जाइलम और फ्लोएम, तो जाइलम और फ्लोएम जिसमें पाए जाते हैं, किस पौधों में पाए जाते हैं, तो फंजाई होते हैं, बहुत छोटे पौधे, इसमें नहीं होते हैं जाइलम फ्लोएम। थैलोफाइटा होता है, इसमें भी नहीं होता, ब्रायोफाइटा में भी नहीं होता है। एंजियोस्पर्म जो आपके आधुनिक पौधे हैं, जैसे आम है, बरगद है, पीपल है, जितने भी बड़े पौधे हैं या बहुत विकसित पौधे हैं, उनमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। तो उसी को बोलता है वाटर कंडक्टिंग सेल्स। तो वाटर मतलब होता है जल, जल को ले जाने वाले जो सेल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं जाइलम। तो यहाँ पर जाइलम भी पाया जाता है और फ्लोएम भी पाया जाता है। ठीक, उसी को हम बोलते हैं क्या, वेसल्स बोलते हैं। और वाटर के लिए बात किया है तो जिसका नाम आ जाएगा जाइलम आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7, आपने सुना होगा फास्फोरस।
जितना पटाखा इंडस्ट्री होता है बिना फास्फोरस के नहीं चल सकता है। बिना फास्फोरस के उसमें जो एक्सप्लोजन है, विस्फोटक वाला जो गुण है वो नहीं होगा। तो ये कह रहा सफेद फास्फोरस संग्रहित होता है। तो फास्फोरस कितने टाइप्स के होते हैं? एक होता है लाल फास्फोरस, एक होता है ब्लैक फास्फोरस और एक होता है व्हाइट फास्फोरस। 3 तरीके के फास्फोरस होते हैं। सबसे ज्यादा जो एक्टिव फास्फोरस होता है व्हाइट फास्फोरस होता है। तो आपको इसमें बताना है कि इसको रखा कहाँ जाता है। पहले तो आपको बता देंगे फास्फोरस की जरूरत क्या है हमारे बॉडी में। तो फास्फोरस से हड्डी और दांत का विकास होता है। अगर फास्फोरस की कमी हो गई तो इन दोनों की वृद्धि या ग्रोथ बहुत मुश्किल होती है। ठीक है। तो फास्फोरस को हम कैसे लिखते हैं? तो फास्फोरस को हम जनरली P4 से लिखते हैं। और इसकी संरचना कैसे होती है? एक फास्फोरस यहाँ लिखो, एक यहाँ लिखो, एक यहाँ लिखो, एक यहाँ लिखो। इसको सबको ऐसे मिला दीजिए आप। मिलाने के बाद क्या होगा? फिर इसको यहाँ इसको मिला दो, इसको ऐसे मिला दो। तो इस तरीके से फास्फोरस, 4 फास्फोरस होते हैं आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। लेकिन ये बॉन्ड इतने कमजोर होते हैं कि कभी भी रिएक्ट कर सकते हैं। क्योंकि बॉन्ड सारे तनाव में होते हैं, उसको उस तनाव को स्ट्रेन बोलते हैं। जैसे देखो मेरा हाथ देख रहे हैं, ये हाथ ऐसे 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 स्विम कर रहा है और जैसे थोड़ा सा इसको एनर्जी मिलेगा टूट जाएगा। तो बॉन्ड ऐसे नहीं कि स्टेबल होते हैं, बहुत कमजोर बॉन्ड होते हैं। इसलिए इसको कहाँ रखा जाता है? अब ऑप्शन देखे आप इसमें। ऑक्सीजन में रखा जाता है, दूसरा अल्कोहल में, हाइड्रोजन में, वाटर में। तो ना तो इसको ऑक्सीजन में रखते हैं, ना अल्कोहल में रखते हैं, ना हाइड्रोजन में रखते हैं, इसको वाटर में रखा जाता है। आप देखिए माचिस की तीली में कौन सा फास्फोरस लगाया जाता है? तो लाल फास्फोरस होता है। माचिस जो है, माचिस की जो तीली है, जो या स्टिक बोलते हैं, मैच स्टिक, उसमें रेड फास्फोरस होता है। रेड फास्फोरस या लाल फास्फोरस होता है। लाल फास्फोरस को पानी में डुबो दीजिए अगर, फिर आप माचिस जलाइए तो माचिस नहीं जलेगी, क्योंकि वो निष्क्रिय हो जाता है। इसलिए फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि वो निष्क्रिय हो जाए, नहीं तो विस्फोटक का रूप ले लेगा, दुर्घटना हो जाएगी। इसलिए पानी में डाल देंगे तो टेंशन फ्री हो जाएगी, फिर वो कभी रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है। तो सफेद फास्फोरस समझ में आ गया कहाँ रखा जाता है। कभी केरोसिन आ जाए तो उसको मत रखना। केरोसिन या मिट्टी के तेल में सोडियम को रखा जाता है, सोडियम धातु को रखा जाता है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है। तो बात समझ में आ गई। साथ सफेद फास्फोरस। तो फास्फोरस कितने टाइप के हैं? एक है लाल फास्फोरस, एक है सफेद फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, और एक है आपका ब्लैक फास्फोरस या काला फास्फोरस। ठीक है। ये सब एक दूसरे को गर्म करके प्राप्त किए जाते हैं, ऐसा नहीं कि अलग अलग होता है। व्हाइट को गर्म करेंगे तो ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक को गर्म करेंगे तो रेड हो जाएगा। इस तरीके से एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, लेकिन इनका कलर ऐसा होता है इसलिए इसको नाम ऐसे दिया जाता है। चलें आगे बढ़े बेटा। चलो ठीक है, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? द फॉर्मूला ऑफ लिथियम नाइट्राइड। लिथियम नाइट्राइड का सूत्र क्या है? लिथियम नाइट्राइड का सूत्र क्या है, ये आपको बताना है। तो पहले आपको बता दें कि लिथियम जो है, लिथियम जो है हलीना, लीना कपूर रायबरेली से फरार, ये है हाइड्रोजन लिथियम, इसका नाम है लिथियम। ये बेटा हमारा सोडियम, ये सब एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं। सोडियम, ये है पोटेशियम, पोटेशियम, और ये है रूबिडियम, रूबिडियम, और ये है सीजियम, सीजियम, और ये लास्ट वाला है फ्रेंसियम। और ये एक रेडियो एक्टिव तत्व है, मतलब अपने अंदर से अल्फा बीटा गामा रेडिएशन निकालता है।
ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ना किसी से कोई रिएक्शन करता है, इसलिए इसको रेडियो एक्टिव धातु बोलते हैं, रेडियो एक्टिव बोलते हैं। इसके अंदर से अपने आप अल्फा बीटा गामा रेडिएशन निकलती हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। आप समझने वाली बात है, हमसे पूछ रहा है लिथियम, इस पर सब पर बेटा +1 चार्ज होता है, सब पर, नीचे से ऊपर से लेकर नीचे तक। तो अगर लिथियम पर +1 चार्ज है, और दूसरा क्या है नाइट्राइड नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन किस फैमिली में आता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये आपको बताना है। तो इस पर होता है बेटा -3 चार्ज होता है। तो केमिस्ट्री में रूल होता है जितने प्लस होते हैं उतने ही माइनस होते हैं, जितने प्लस होते हैं उतने ही माइनस होते हैं। तो आप फार्मूला बनाइए, इसका लिखने का तरीका है, इसको Li लिख दो, यहाँ N लिख दो, यहाँ +1 लिख दो, यहाँ -3 लिख दो, इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो। -3 न लिख के आप 3 लिख सकते हो। तो आप इसको अगर क्रॉस करोगे तो ये Li3 हो जाएगा, और ये N1 हो जाएगा, तो Li3N, ये लिथियम नाइट्राइड का फार्मूला है। तो अब आप ऑप्शन में चेक कर लीजिए कौन सा है। तो यहाँ क्या लिखा है, पहले वाले में क्या लिखा हुआ है, Li2N, ये नहीं होगा, Lin, ये भी नहीं होगा, Li3N2, ये भी नहीं होगा। ये मिल किससे रहा, Li3N, तो ये वाला मिलेगा, जो कि हमारा सही जवाब है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया लिथियम नाइट्राइड। ऐसे हम और सारे नाइट्राइड बना सकते हैं, सोडियम नाइट्राइड बना सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा Na3N, पोटेशियम नाइट्राइड का तो K3N, रुबिडियम नाइट्राइड तो Rb3N हो जाएगा, CS3N हो जाएगा। ये कोई कंपाउंड नहीं बनाएगा तो इसका कोई नाइट्राइड नहीं बनेगा। तो आपको इस सवाल के बारे में इतनी सारी चीजें पता चल गई। तो हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। हाँ, भारी जल में किस प्रकार के हाइड्रोजन आइसोटोप की बड़ी मात्रा होती है। देखो, आइसोटोप वो होते हैं जिसका एटॉमिक नंबर सेम है। आपने पढ़ा होगा कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, नाभिकीय संयंत्र है, उसमें भारी जल का प्रयोग किया जाता है न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करने के लिए। न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नाभिकीय संयंत्र में या न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका इस्तेमाल करते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है हैवी वाटर का फॉर्मूला, जिसको हम बोलते हैं D2O। तो D को हम बोलते हैं ड्यूटीरियम। क्या बोलते हैं, ड्यूटीरियम बोलते हैं। अगर ऑप्शन में कहीं दिख रहा है तो देखिए, ये हाइड्रोजन 3 है, नहीं होगा, ट्राइटियम है, ये भी नहीं होगा, प्रोटियम भी नहीं होगा, लास्ट में मिल रहा है हमको ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम ऑक्सीजन हो जाएगा, इसी को हम भारी जल बोलते हैं। एक होता है कठोर जल और एक होता है भारी जल। कठोर जल या हार्ड वाटर जो होता है, उसमें नमक मिला दो, सॉल्ट मिला दो तो हार्ड हो जाता है। लेकिन भारी जल ऐसा नहीं होता, भारी जल कुछ और होता है। नाभिकीय संयंत्र में इसका इस्तेमाल होता है। नाभिकीय संयंत्र में किस रूप में किया जाता है, मंदक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, मंदक के रूप में। और किसको मंद करता है ये, न्यूट्रॉन की गति को, न्यूट्रॉन की गति को कम कर देता है। जो उसमें से न्यूट्रॉन निकलते हैं बाहर और उसकी स्पीड को बढ़ जाती है, तो उससे खतरा बढ़ जाता है, दुर्घटना हो सकती है। इसलिए उसकी गति को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। तो बात समझ में आ गई, भारी जल में किसका इस्तेमाल होता है, ड्यूटीरियम का। तो हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि सवाल नंबर है हमारा 10।
ये कह रहा 4 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दिया गया है, इनमें से कौन सा निम्नलिखित अधिक विद्युत ऋणात्मक है। देखो, जिसके बाहर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, ये आपको दिया है, मैं आपको अभी से बता रहा हूं, जिसके अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होगा। अब आप चेक करके बता दो सबसे बाहर किसके सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो आपने देख लिया। देखो, पहले वाले ऑप्शन की तरफ चलते हैं हम। पहले वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, ये बेटा एल्युमिनियम, Al, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13 होता है। ये फास्फोरस, इसका एटॉमिक नंबर 15 होता है। ये है क्लोरीन, Cl है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। ये है सल्फर, इसका एटॉमिक नंबर होता है 16। ठीक है, तो आप देखिए इसके बाहर 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहर 5 इलेक्ट्रॉन है। ये है 17, 2, 8, 7, 7 इलेक्ट्रॉन है। ये 16, 2, 8, 6, 16 हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जिसके बाहर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे लास्ट में, वो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होगा। ये इसका तरीका है। अब विद्युत ऋणात्मक को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव बोलते हैं। और इलेक्ट्रोनिगेटिव वो एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी अपनी तरफ खींचते हैं। जो अपनी तरफ किसी चीज को खींच ले, समझ लो वो उतना ही ज्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। तो आपको आंसर मिल गया होगा कि इनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होगा। तो इसका सही जवाब होगा क्लोरीन होगा। मैं आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर भी लिखा देता हूं। फ्लो न हॉर्न क्लेवर सिंह। ठीक, मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को कौन खींचता है पूरे 118 एलिमेंट में, तो उसमें है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन का लगभग सेम होता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर सल्फर, फिर हाइड्रोजन। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीजें। ठीक है बेटा, तो हम अगले सवाल की तरफ, तो इससे पहले बेटा इसे देखो और इसे कमेंट भी करो, बताओ भी, और इसकी शेयर कर दो। शेयर करने में कोई मेहनत तो लगती नहीं है, तो इसे दूसरे लोगों को भी बताओ बेटा, ताकि जो है हमारी जो मेहनत है वो आपके पे पास जाए और लोगों के पास भी पहुंच जाए। ठीक है, तो ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, ये जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, तो यहाँ पर आप एक सवाल लिख लो, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, तो वो कौन है बेटा, फ्लोरीन है। क्या है, फ्लोरीन है। ये बात को ध्यान रखना, बाकी आप इसको याद कर लोगे तो ये सब क्या होगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन से। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, प्रमाण क्रमांक 16 का एक तत्व आवर्त सारणी के आवर्त से संबंधित है। प्रमाण क्रमांक 16 किसका होता है, सल्फर का होता है। पहले समझना है बस। मैंने आपको बताया कि जो आवर्त सारणी है, पीरियोडिक टेबल है, उसमें नीचे से ऊपर से लेकर नीचे तक 7 पीरियड है। तो पहले पीरियड में कौन आता है, हाइड्रोजन। या लास्ट में आता है हीलियम, पहले में आ जाता है। फिर दूसरे नंबर पे लिथियम है, लिथियम, बेरिलियम। फिर यहाँ पर आएगा आपका लास्ट में कौन आएगा, नियॉन आएगा। दूसरा पीरियड, पहला पीरियड है, ये दूसरा पीरियड है। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तीसरा पीरियड आता है हमारा जिसमें आता है सोडियम, फिर है आपका बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम, बोरॉन के बाद एल्युमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के बाद सल्फर। और हमसे पूछा किसका है, सल्फर का पूछा है। अच्छा, सल्फर दिया नहीं है, सिर्फ नंबर दिया है। तो नंबर मैं आपको बता देता हूं।
इसका 1 नंबर होता है हाइड्रोजन का, हीलियम का 2 एटॉमिक नंबर है, फिर लिथियम का 3, ये है परमाणु क्रमांक, इसका 4 है, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। फिर वापस आ जाते हैं यहाँ, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। ध्यान से देखिए, और 16 जो परमाणु क्रमांक पूछ रहा है हमसे, 16 पूछ रहा है तो कह रहा किस पीरियड में आता है, तो कह रहा 5th, 6th, 3rd, 4th। तो अब आप ऊपर से चेक कर लो, पहले पीरियड में तो हाइड्रोजन और हीलियम आता है वहां, दूसरे पीरियड में ये आते हैं, तीसरे पीरियड में आ रहा है ये 11, 12, 13, 14, 15, 16। 16 एटॉमिक नंबर किसका है? सल्फर का है परमाणु क्रमांक, जो कि आंसर किस में आ जाएगा? 3rd में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आप अगर इस तरीके से याद रखोगे तब आपको ये आएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा, परमाणु क्रमांक 16 वाला किस पीरियड में आएगा। फिर चौथा पीरियड होगा, 5वां पीरियड होगा, छठा होगा, 7वां होगा। 7 पीरियड है ऊपर से ले, 7 पीरियड का मतलब 7 मंजिल है, 1 मंजिल, 2, नीचे से आप ऊपर से ऐसे चलो, और इधर से आप आओगे तो कितने समूह हैं? 18 ग्रुप है या 18 समूह है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह है? 18 ग्रुप और 7 पीरियड। इस बात को याद रखना, बार बार आपको ये सवाल पूछा जाएगा। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। अब ये कह रहा है में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता है। देखो, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब होता है लगाव रखना। एफिनिटी का मतलब होता है लगाव रखना। कौन इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी अपनी तरफ आकर्षित करता है बिना कुछ किए धरे। देखो, एक होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन अपने आप खींचता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बंधुता में इसमें फोर्स दिया जाता है, मतलब बाहर से हीट दिया जाता है, तब जाके इलेक्ट्रॉन अंदर जाता है। तो किसके अंदर इलेक्ट्रॉन जल्दी? आइए सारे के सारे एक ही ग्रुप के हैं। देखो आपको बता देते हैं, हैलोजन के हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसमें क्रम क्या है? इसने पलट दिया है, ऊपर नीचे कर दिया है, क्रम पलट दिया है। फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होना चाहिए इलेक्ट्रॉन को खींचने की, लेकिन फ्लोरीन का साइज क्या है? छोटा होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा वो उसको रिपेल कर देगा, बाहर खींच देगा, कहेगा भाई हम तुमको नहीं ले पाएंगे, हमारे पास जगह नहीं है। तो ये फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है, एफिनिटी है, क्या हो जाती है? कम हो जाती है। लेकिन जैसे ही नीचे क्लोरीन आता है, क्लोरीन का साइज भी बड़ा है और इलेक्ट्रॉन को ले भी सकता है। तो इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की तो ज्यादा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज्यादा होती है। तो इस बात को ध्यान रखना है आपको, ये थोड़ा टेक्निकल है, इसको ध्यान रखना है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या ऋणात्मकता। ऋणात्मकता बोलते हैं। लेकिन यहां लिखे क्लोरीन का फ्लोरीन से, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इस बात को ध्यान देना है। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इस बात को ध्यान देना है बेटा। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से ज्यादा होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता फ्लोरीन की क्लोरीन से ज्यादा होती है। इसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये बात हमेशा के लिए याद रखना है, नहीं तो आप उल्टा हो जाएगा तो गलत। तो इसका सही जवाब क्या होगा बेटा? तो ये हो जाएगा आपका क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता इनमें सब में सबसे ज्यादा क्लोरीन की है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि हमारा सवाल नंबर है 13। देखो, ये हम आप शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं।
इस सवाल को अगर आप देखोगे तो क्या लिखा, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और आवर्त मौजूद हैं, कितने समूह और आवर्त मौजूद हैं। तो आप इस चीज को देखो ध्यान से। हम्म कितने समूह, ग्रुप और आवर्त है, तो कह रहा 8 ग्रुप और 6 पीरियड, 8 समूह और 6 पीरियड नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 18 ग्रुप और 9 पीरियड, 18 ग्रुप तो होते हैं लेकिन पीरियड 9 नहीं होते, तो ये भी नहीं होगा। 18 ग्रुप और 7 पीरियड, ये तो सही है, 7 ग्रुप ये भी नहीं होगा। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा कि आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसमें 18 ग्रुप और 7 पीरियड है, जो कि सही जवाब ऑप्शन सी है। ठीक है, इसको हम बात कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। तो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड को हम दूसरा नाम है ऑयल ऑफ विट्रॉल बोलते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। ये जो है आपका ऑयल ऑफ विट्रॉल है, ये सल्फ्यूरिक एसिड का ही एक दूसरा रूप है। ठीक है, चलो हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। Which केमिकल प्रेजेंस causes द टेम्पोरेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। पानी में देखो कठोरता दो तरह की होती है। एक पानी ऐसा कठोर हो जाता है कि उसको बॉयल कर दीजिए तो वो पानी क्या होता है, मीठा हो जाता है, खारा पानी मीठा हो जाता है। तो वो कह रहा है कि अस्थायी कठोरता किसके कारण होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट और क्लोराइड के कारण जो है अस्थायी कठोरता होती है। कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, ध्यान रखना है इस बात को। कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, इसको याद रखेंगे, आंसर अभी आपको मिल जाएगा इसी में। कैल्शियम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट के कारण टेम्पोरेरी हार्डनेस होता है, टेम्पोरेरी हार्डनेस। ठीक, अस्थायी कठोरता। अब ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए पहले कह रहा बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये तो हमको आंसर दिख गया, लेकिन और ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ लिखा है सिलिकेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, सिलिकेट की कोई बात नहीं है। फॉस्फेट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम, फॉस्फेट की भी कहीं चर्चा नहीं है। नाइट्रेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, तो नाइट्रेट की भी कहीं कोई चर्चा नहीं है। तो हमारे पास सीधा आंसर आ जाता है बाइकार्बोनेट। और बाइकार्बोनेट खास बात है कि अगर इसे पानी को उबाल दीजिए तो खारा पानी मीठा हो जाता है, पीने लायक हो जाता है, इसलिए इसको अस्थायी कठोरता बोलते हैं। इस बात को दिमाग में रख लेना है कि ये वाला पानी बहुत खतरनाक नहीं होता है, बहुत सही पानी होता है, सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। खारा पानी जो है एक लिमिट तक सेहत के लिए अच्छा होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। जैसे कैल्शियम है बहुत मिलेगा आपको, मैग्नीशियम बहुत मिल जाएगा, बाइकार्बोनेट मिल जाएगा, सल्फेट मिल जाएगा, कार्बोनेट मिल जाएगा। तो मिनरल्स बहुत होता है, इसलिए हेल्थ के लिए एक लिमिट तक अच्छा होता है, लेकिन पीने में नहीं अच्छा लगता है। तो इस कारण इंडस्ट्री के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, उद्योग धंधों के लिए। बॉयलर के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि बॉयलर की लेयर में जम जाएगा तो बॉयलर में पपड़ी पड़ जाएगी, बॉयलर लोहे को चिपका करके उसके बॉयलर के लेयर को खत्म कर देगा, तो बॉयलर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमको ये मिल गया है। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कौन सी गैस उत्पादक गैस का गठन करती है। उत्पादक गैस को बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। तो प्रोड्यूसर गैस का जो फॉर्मूला होता है CO प्लस N2, CO प्लस N2, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैस के मिक्सर को हम प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं या उत्पादक गैस बोलते हैं। तो ऑप्शन चेक कर लो आप, सारे लोग देखिए ध्यान से। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन
देखो मोनोऑक्साइड तो सब में, क्लोरीन नहीं होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन ये भी नहीं होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, जो कि सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो सारे लोग देखते रहो बेटा इसे, एक बार फिर से कह रहे हैं इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। बेटा आप बताओ इसमें कि आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आइए, सवाल जो है सब प्रीवियस ईयर में आए हुए सवाल है ये। हाँ, ये कि इस बार इसमें एग्जाम नहीं लिखा है, पिछले बायोलॉजी की क्लास में हो तो उसमें एग्जाम भी, ईयर भी लिख दिया था। अगला जो सेट आएगा उसमें आपको ईयर वाइज भी सब सारे सवाल मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, लिथार्ज का रासायनिक नाम क्या है। लिथार्ज एक क्या है, केमिकल है, उस केमिकल को क्या बोलते हैं साइंस में, ये बता रहा। तो पहले हम सबके फार्मूले आपको लिख के बता देते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को हम बोलते हैं CaO, जिसे बोलते हैं क्विक लाइम, या इसको हिंदी में बोलते हैं कली चूना। कली चूना जो कि बाजार में पैकेट में मिलता है और पानी में डाल के उससे दीवार की वॉश, व्हाइट वॉश करते हैं, वो है कैल्शियम ऑक्साइड। क्रोमियम ऑक्साइड जो है Cr2O3, लेड ऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं PbO, मैग्नीज ऑक्साइड जिसे बोलते हैं MnO2। तो लिथार्ज का फार्मूला ये होता है जिसे बोलते हैं लेड ऑक्साइड। ठीक है, यह एक ऐसा केमिकल है जो बैटरी में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो सवाल नंबर 17 हो गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। स्टेनलेस स्टील के मिश्रण से बनी एक मिश्र धातु, देखो एक होता है लोहा, लोहा जो होता है उस पर जंग लग जाता है, लेकिन स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता है। तो ये पूछ रहा है कि जो स्टेनलेस स्टील है वो प्योर लोहा नहीं होता है, वो एक मिश्रण होता है, एक मिश्र धातु है। और वो मिश्र धातु में क्या क्या चीजें मिली होती हैं ये आपको देख के बताना है। ये एक मिश्र धातु है। पहली बात तो आप चेक कर लो कि चारों ऑप्शन में आयरन है, चारों में, तीन ऑप्शन में कार्बन है, ठीक, दो ऑप्शन में क्या है, क्रोमियम है। अब लास्ट वाले ऑप्शन में दो में निकेल है, प्लेटिनम है। तो इस पर आपको जाना नहीं है। ये कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील तो आप बताओ इसमें कॉपर नहीं होता है स्टील में, तो ध्यान से देना है आपको, कॉपर स्टील में नहीं मिलाया जाता है, तांबा नहीं होता है स्टील में, तो ये वाला ऑप्शन तो कट गया। एल्युमिनियम, क्रोमियम, निकेल, एल्युमिनियम भी नहीं मिलाया जाता, क्योंकि एल्युमिनियम तो खुद ही एक अलग धातु होते हैं, उसको लोहे के साथ मिलाने से कोई फायदा नहीं है। प्लेटिनम में नहीं मिलाया जाता, क्योंकि प्लेटिनम क्या है, प्लेटिनम भी मतलब उस पर जंग नहीं लगता है, तो लोहे के साथ मिलाने का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, ध्यान देना इस बात पे। तो तीन ऑप्शन हमारे कट गए, तो लास्ट में एक ही बचता है, उसी पे आप टिक कर देते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा सेंस लगाओगे तो आपको उसी में से उसका आंसर मिल जाएगा, थोड़ा सा, क्योंकि तांबा नहीं मिलाते हैं लोहे के साथ, मिलाने का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन कार्बन जरूर होता है, इसीलिए वो स्टील बन जाता है। अगर केवल अगर आयरन रहता है तो इस पर जंग लग जाता है, लेकिन आयरन में थोड़ा कार्बन मिला देते हैं तो जंग लगने वाली समस्या खत्म हो जाती है। और उसी में अगर क्रोमियम मिला दिया, Cr मिला दिया, तो उसमें मजबूती भी और आ जाती है। इसलिए देखिए, हवाई जहाज हो गए, रेलवे हो गया, आर्मी हो गया, सेना हो गया, उसमें जितने भी चीजें बनाई जाती हैं या हथियार बनाए जाते हैं, गाड़ियां बनाई जाती हैं, वो सब इसी तरीके के मिश्र धातु से बनाई जाती है, ताकि उसमें मजबूती आ जाए। लेकिन बेस क्या होता है, बेस तो लोहा ही होता है। लेकिन लोहे की सबसे खराब बात क्या है, गंदी बात क्या है, कि वो जंग लग जाता है, इसलिए उसके ऊपर कोई दूसरी धातु मिला दी जाती है, ताकि जो है उसकी मजबूती भी बनी रहे और क्वालिटी भी बनी रहे, जंग भी ना लगे। तो आपको बात समझ आ गई है।
तो जितने भी हैवी इंजीनियरिंग है उसमें स्टील ही मिलाया जाता है, प्योर लोहा नहीं होता है। ठीक है बेटा। तो ये जो निकिल मिलाते हैं ना, निकिल जैसे मान लीजिए बहुत हैवी इंजीनियरिंग होता है या मशीन के अंदर वाले पार्ट्स बनाने होते हैं, जैसे मान लो कोई जेसीबी है या कोई मिसाइल है, उसके अंदर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो घर्षण को कम करने के लिए निकिल मिलाते हैं ताकि जो है उसके अंदर वो घर्षण कम हो सके और मजबूती भी आ सके। ठीक है। तो इस तरीके की जो चीज़ें मिलाई जाती हैं ताकि उसकी क्वालिटी बेहतर हो सके। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, जो कि हम कर चुके हैं। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? किस कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त चरण और माध्यम दोनों रूप में द्रव होता है? देखो, इसको समझना है हम। एक डिस्पर्सन मीडियम होता है, एक डिस्पर्स फेज होता है। ठीक है। देखिए, डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम और एक डिस्पर्स फेज होता है। कोई भी सोल्यूशन है, कोई भी विलयन है, डिस्पर्स मीडियम। जैसे आपसे हम पूछे कि जो दूध है, दूध में डिस्पर्सन मीडियम क्या है, डिस्पर्स फेज क्या है? तो डिस्पर्सन मीडियम है पानी, और डिस्पर्स फेज क्या है? उसमें फैट। दूध में क्या होता है? फैट ही तो होता है। तो फैट होता है या वसा जिसे बोलते हैं। तो डिस्पर्सन मीडियम हो गया उसका पानी, वाटर है, क्योंकि लिक्विड फॉर्म है। डिस्पर्स फेज क्या है? वहां पर फैट है। किस कोलाइडी विलयन में प्रक्षिप्त चरण, प्रक्षिप्त चरण नहीं बोलते इसको, डिस्पर्स फेज एंड मीडियम बोथ आर लिक्विड, दोनों द्रव होता है, दोनों द्रव होता है, ये पूछ रहा है आपसे। तो ऑप्शन में सस्पेंशन होगा, क्रीम होगा, जेल होगा या इमल्सन होगा। तो देखो, जो दूध होता है वो एक इमल्सन होता है, उसमें ठोस और लिक्विड होता है। ठीक। जेल आपने देखा है, जेल, जेल आपने देखा होगा, उसमें दोनों से लिक्विड होते हैं कि सॉलिड होता है, ये आपको बताना है। क्रीम, क्रीम जो होता है उसमें डिस्पर्स फेज भी लिक्विड होता है और डिस्पर्सन मीडियम भी क्या होता है? ये जो क्रीम चेहरे वाले लगाने वाला होता है। तो इसका सही जवाब ये होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? चलो बेटा, वनस्पति तेल, वनस्पति तेल को हम क्या बनाते हैं? डालडा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डालडा। और डालडा आप लोगों ने, सब लोगों ने इस्तेमाल किया होगा। तो कह रहा है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी का रूपांतरण में कौन सी धातु उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है? वनस्पति घी को हम डालडा कहते हैं, डालडा कहते हैं। और डालडा क्या हो जाता है बेटा? ठोस हो जाता है। वनस्पति तेल क्या होता है? वो तरल होता है। तो तरल से क्या हो जाता है? ठोस हो जाता है। तो ठोस बनाने के लिए कह रहा कौन सी धातु या कौन सी चीज जो है उत्प्रेरक, कैटलिस्ट के रूप में इस्तेमाल होता है? इसका मतलब उसका रूप बदल जाता है, उसका रूप बदल जाता है। आपको ऑप्शन में देख के बताना है। ये तो आपने पढ़ा होगा 9th-10th क्लास में के हाइड्रोजनीकरण या सैपोनिफिकेशन। ठीक है। तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? निकल हो जाएगा। निकल का इस्तेमाल किया जाता है वनस्पति तेल से डालडा बनाने में। बात बिल्कुल सिंपल है, इसको ध्यान से सुनना है और इसको आपको बताना है। एक बार बताइए इसको। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निकल। नाइट्रस ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं? लॉफिंग गैस बोलते हैं, लॉफिंग गैस बोलते हैं, हंसाने वाली गैस बोलते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड का कोई नाम नहीं। प्लेटिनम को हम व्हाइट गोल्ड बोलते हैं, सफेद सोना बोलते हैं, व्हाइट गोल्ड। ठीक। चल, अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
सवाल, जे जे थॉमसन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन द फिजिक्स फॉर द डिस्कवरी ऑफ। जे जे थॉमसन का संबंध किससे है? जे जे थॉमसन का संबंध है इलेक्ट्रॉन की खोज से है। जे जे थॉमसन का संबंध किससे है? इलेक्ट्रॉन की खोज से है। तो इसका सही जवाब होगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन की खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने किया। इसका किसने किया? जे जे थॉमसन ने किया। जे जे थॉमसन। ठीक। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? चैडविक ने किया। इसको आप नोट कर लो। ठीक है, अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 22, इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में किसके द्वारा की गई? तो देखो अभी ये मिला हुआ ऑप्शन है, तो सवाल रिपीटेड है, अभी हमने किया है। तो उसका सही जवाब क्या होगा? जे जे थॉमसन। ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है बेटा आपका। एक बार इसको लाइक करते रहिए, आप सुनते रहिए, ताकि जो है आपको भी मजा आता रहे और हमारी मेहनत हमें भी अच्छा लगे, हमें भी अंदर से जोश मिलता रहे। क्योंकि ताकत तभी आती है जब आप उसको लिखते हो। कुछ पहले वाली वीडियो में बहुत सारे लोगों ने लिखा कि आप ऐसे सेशन लेकर जरूर आए, इसलिए हम लोग इसका प्रयास चालू रखें और आगे भी बहुत सारे नए नए वीडियो ऐसे आते रहेंगे। तो अगले सवाल की तरफ, अगला सवाल रहा हमारा ये करा, पहला इलेक्ट्रॉन को जो नाभिक के सबसे निकट है कभी भी n से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रखता जहां n इसके बराबर होता है। देखो ये तो थोड़ा अंदर की बात बता रहा है हमसे, लेकिन हम आपको समझाते हैं। जैसे एटम होता है, परमाणु होता है, परमाणु के अंदर क्या है? ये नाभिक है, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस बोलते हैं, ये न्यूक्लियस, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला है उसको बोलते हैं 2n²। 2n² से क्या है? सारे इलेक्ट्रॉन का नंबर निकलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है 2n² का। चूंकि ये सब आप बेसिक चीज, बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन हम यहाँ सवाल कर रहे हैं तो आपको इसका जवाब बता दिए। अगला है, निम्नलिखित में से किसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है? अभी पढ़े 1 मिनट पहले कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? जेम्स चैडविक ने किया था। तो चैडविक ऑप्शन में दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 24, निम्नलिखित में से किसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय? ये तो हो गया हमारा। If the size of the nucleus of an atom is compared to with a cricket ball, then the radius of the atom is approximately equal to how many kilometers? समझो बात को। ये कह रहा है जैसे पूरा एटम है, एटम मान लो इतना बड़ा है, इतना बड़ा मान लो एटम है, किसी परमाणु के नाभिक के आकार की तुलना क्रिकेट के गेंद से की जाए तो परमाणु की त्रिज्या लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होगी? जैसे मान लीजिए कोई क्रिकेट की बॉल है और उसकी तुलना किससे कर दी जाए? परमाणु के नाभिक से। देखो ये मान लो परमाणु का न्यूक्लियस है और ये क्रिकेट की बॉल है। क्योंकि क्रिकेट की बॉल भी गोल होती है और जो नाभिक है वो भी गोल है, तो कह रहा है इसकी तुलना किसके बराबर होगी? क्योंकि बॉल तो बहुत बड़ा होता है, न्यूक्लियस तो हम आंख से नहीं देख पाते हैं। तो परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो 10⁻⁻12 मीटर होता है। आप समझ सकते हैं कितनी छोटी होती है, पिकोमीटर में होता है। तो ये 0.05 किलोमीटर के बराबर होता है, इतना फर्क होता है। मतलब एक न्यूक्लियस और एक क्रिकेट बॉल की तुलना इतने किलोमीटर के बराबर होती है, तो इतना डिफरेंस होता है। तो इस तरीके से हमने देखा बेटा, आपको 25 सवाल केमिस्ट्री में लेकर आए, जो कि 25-25 क्लास सवाल की ये सीरीज है। तो पहले हम लोगों ने बायोलॉजी में किया, आपने बहुत उसको सराहना दी कि और भी सेशन लेकर आए, तो अब हम आज केमिस्ट्री का लेकर आए। तो आने वाले समय में हम उसे फिजिक्स पे भी लेके आएंगे और ये सीरीज आगे जारी रहेगी। ठीक है, तो बेटा एक बार फिर हम आपको कहते हैं कि इसको आप
ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और शेयर करिए, ताकि हमारी जो मेहनत है हमें भी अच्छा लगे और आगे की तरफ हम सीरीज लेकर आते रहें। तो एक बार फिर से आपको हम धन्यवाद करते हैं, ताकि जो है आप, ठीक है बेटा, थैंक यू, धन्यवाद।